जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर अपने पुनः यूट्यूब चैनल इस शिक्षा संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह इस शिक्षा संवाद जो है यहाँ पर आपकी जूम क्लासेस भी चल रही है। ठीक है, जूम क्लासेस भी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों का सब्जेक्ट है एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन है, जिससे इससे रिलेटेड हम लोग जितनी भी तैयारियां होती हैं, इससे संबंधित सभी चीजों की हम लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ में अब जो सुबह की क्लासेस है वह मुख्य रूप से आपकी फर्स्ट पेपर के लिए, कौन सी है, पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया है, इंडियन लॉजिक। ठीक, इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित जो भी चीजें हैं सब चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कल इसका हम लोगों ने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था। आई होप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बताइए आप लोग, कल की डेट का आप लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो देखा? जी सर, कल वाला नहीं देखा है सर। हाँ, और लोग बोलो, और कुछ बोल रहे थे? गीता जी हैं सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, हाँ क्लास लिए थे ना सर कल। अच्छा, कल का लिए थे क्लियर है आप? पूरा। चलिए चलिए, कोई नहीं। शाम को नहीं ले पाए थे, सुबह वाला पूरा क्लास लिए। हाँ, सुबह साथ में थी शायद आप ना? हाँ सर, शाम को कॉलेज में ही फंस गए थे। वो कुछ शांति पाठ रखे हैं ना शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, तो उसका मीटिंग था सर, इसकी वजह से अच्छा, क्लास नहीं अटेंड। चलिए कोई नहीं। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था, इसके टाइप्स तक कर लिया था ना? तो कल बताइए, कल सबसे पहले थोड़ा वार्म अप क्लासेस भी हम लोग थोड़ा वार्म अप कर लिए अपने आप को। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले न्याय क्या होता है, न्याय के बारे में पढ़ लिया। न्याय के साथ साथ इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया था। इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचना बताइए। न्याय सूत्र जो है किसकी रचना है, बताइए। न्याय सूत्र किसकी रचना है? सर एपिस्टोमोलॉजी से स्टार्ट किए थे न्याय सूत्र का। न्याय सूत्र जो है किसकी रचना है, हम पूछ गौतम रहे हैं? ऋषि। गौतम ऋषि का। और न्याय भाष्य गौतम किसकी ऋषि। रचना है? गौतम से। न्याय भाष्य। ये दो न्याय थे, भाष्य हाँ। जो एक वात्स्यायन की है। गंगेश्वरी। न्याय भाष्य जो है सर वात्स्यायन गणेश। की। क्या चीज? गंगेश की थी सर। किसकी? नहीं, न्याय को दो भागों में बांटा गया, एक प्राचीन और एक नया न्याय। तो वो तो प्राचीन वाला बात की बात गौतम है, जी की अभी तो हम थी और पूछे कि न्याय भाष्य की रचनाकार कौन है? न्याय भाष्य वात्स्यायन है, लिख लीजिएगा। न्याय भाष्य के रचनाकार वाच वात्स्यायन, कल बताया था। उद्गोतकर, उद्गोतकर की रचना कौन जी सी सर, है? जी सर। उद्गोतकर की हाँ रचना सर। कौन है? सर न्यायवर्तिका। 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 हाँ। कुसुमांजलि, न्याय कुसुमांजलि कुसुमांजलि। किसकी है? न्याय कुसुमांजलि किसकी है, रचना सर है? उदयन 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 की है, ठीक है। और न्याय मंजूरी, उदयन। न्याय मंजूरी जयंत। जयंत की। जयंत। इतनी थी। और जो आप नव्य न्याय की बात कर रहे हैं, वह उसमें जो है गणेश पुराना वाला उपाध्याय है। या गंगेश उपाध्याय नाम हम लोगों को मिलता हाँ है, लेकिन उनकी रचना कौन सी थी? हाँ। जी सर। तत्व चिंतामणि। तत्व तत्व चिंतामणि। चिंतामणि। ठीक, तो ये थी हम लोगों ने। कल हम लोगों ने इपेस्टेमोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी बातें कर ली थी। ठीक है, इपेस्टेमोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी बातें कर ली थी। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी? प्रमाण क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, संशय, इन सब चीजों में हम लोगों ने बात कर ली थी, नहीं कर लिए थे? 16 इनके पदार्थ थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया काफी चीजें। ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर। ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके इपेस्टेमोलॉजी से रिलेटेड कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इपेस्टेमोलॉजी में इसके नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे ना। तो नेचर ऑफ नॉलेज में इसमें हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है नॉलेज को। सबसे पहले कौन से दो दो भाग थे इसके? यथार्थ और अयथार्थ। हाँ, इसके अर्थ को देखा था हमने, एक संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। संकुचित अर्थ इन सेंस अपने आप में सिमटना, व्यापक ब्रॉड। उसके व्यापक अर्थ को दो भागों में बांटा गया, रियल ज्ञान और नॉन अनरियल। रियल, ठीक। अनरियल ज्ञान। तो रियल ज्ञान में ही प्रमा आएगा, जिसको हम प्रत्यक्ष, अनुमान और अनुमति, अनु अनुमिति या उपमान शब्द
ये 4 भागों में बांटा गया हाँ था। फिर जो हमारा अनरियल ज्ञान था उसको 3 भागों में, जिसको आपने बताया था कि संशय, भ्रम और तर्क। हाँ ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम प्रमा को मेमोरी में रख सकते हैं कि नहीं, यथार्थ ज्ञान को। यही क्वेश्चन है एग्जाम में प्रत्यक्ष ज्ञान कि मेमोरी को, स्मृति को हम प्रमा में रख सकते हैं कि नहीं, बताओ। प्रमा को स्मृति में रख सकते हैं कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान को तो स्मृति में रख सकते हैं। नहीं रख सकते, कल हमने बताया था देखा मैंने। और अपनी मेमोरी में फिट कर दिया, ऐसा वो नहीं। रियल नहीं हुआ ना, वो तो रियल कैसे हो, रियल का मतलब होता है जो सामने दिखाई दे रहा हो, ये तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहले की चीजों को आपने अपने मेमोरी में मेमोराइज किया, माइंड में भर लिया, तो उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, ना कि हम उसको प्रमा बोलेंगे। ये एक्सपीरियंस के अंतर्गत आएगा ना। ओके सर। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें हम लोगों ने बात करी थी, संशय, भ्रम, तर्क की सब चीजें बात करी थी। फिर और चीजें हम लोगों ने कहाँ पर इसके नाम, प्रमा के प्रकार बताए थे। प्रमा के कितने प्रकार बताए थे हमने, प्रमा बताओ। के 4 प्रकार बताए थे। प्रमा के 3 बताए थे, प्रमाता, प्रमेय 3 और प्रमाण बताए ना। ये अंग अंग ज्ञान, के हाँ हिसाब से, अंग, मैंने उसके पार्ट के हिसाब से। हाँ अंग हाँ, की बात कर रहे हैं, तो अंग उसके 3 थे। 3 अंग कौन थे, अंग, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण होता है। तो प्रमेय और प्रमाता में क्या प्रमाण। बताया था हमने, ज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रमाता कहते हैं। प्रमेय क्या होता है, ज्ञान के विषय को ही प्रमेय हम कहते हैं। और प्रमाण क्या होता है, ज्ञान के साधन को ही हम प्रमाण कहते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। क्लियर, ये पॉइंट यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर क्या, इस ज्ञान के डिवाइडेशन हमने बताया था, जो आपने अभी एकदम क्लियर कर दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, बताइए। जी जी सर। ठीक, तो यहाँ पर इतनी इसकी मेटाफिजिक्स हम लोगों ने इसकी पढ़ ली है, एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड भी हम लोगों ने इसके देख लिए हैं काफी पार्ट्स इसके ना। अब आपका क्या बचता है इसके अंतर्गत, देखते हैं। इसमें न्याय में सत्कारवाद और असत्कारवाद भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, बताओ। सत्कारवाद और असत्कारवाद पढ़ा है ना, बताओ आप लोग। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, अब बात आती है इसमें हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से रिलेटेड बातें करेंगे। किससे रिलेटेड बात करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से रिलेटेड बात करेंगे। अब प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है। सबसे पहले आप लोग बताओ, डिस्कस करो आप लोग कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। जो इंद्रियों से देखकर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिखे, सुनाई दे, स्पर्श कर सके, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, और लोग बताओ प्रत्यक्ष के बारे में, और लोग बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी आप सर। सभी को, आप लोग और लोग भी बताओ, जी सर। किसी को सर पता है। इसको परसेप्शन बोल सकते हैं सर, किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया। चल, सबसे पहले हम लोग, आप लोगों ने बोला परसेप्शन, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब इसकी बात आती है कि प्रत्यक्ष होता क्या है। प्रत्यक्ष को, जब कभी किसी भी वर्ड को अगर मान लो इनकेस आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस शब्द का संधि विच्छेद करोगे, मतलब कि शब्द को तोड़ोगे। मतलब प्रत्यक्ष शब्द जो है मुख्य रूप से 2 शब्दों के योग से बना है। अब कौन से 2 योग है उसको बता सकते हैं आप, प्रतिधन रक्षा, क्या रहते हैं, प्रतिधन रक्षा, सॉरी प्रतिधन अक्ष से है, रक्षा कह रहे हैं, प्रतिधन अक्ष से है आपका। ठीक, प्रतिधन अक्ष। अब प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है आपका क्या, सामने, क्या होता है, सामने। ठीक, और अक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, अक्ष का मतलब होता है आंख, क्या हो गया आपका,
आंख, मतलब अब आप देखिए, जब यहाँ पर देख लिया है कि प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब आंख, अर्थात जो आंखों के सामने हो, मतलब इसका अर्थ क्या बनता है पूरा का पूरा, जो आंखों के सामने हो। ठीक, जो आपकी आंखों के सामने हो उसी को ही हम मानेंगे, उसी को ही प्रमाण मानेंगे, क्योंकि ये किस में आ रहा है, ये प्रमाण में आ रहा है। 6 प्रमाण आप टोटल 4 न्याय में होते हैं, 2 आपके मीमांसा में पढ़ते हैं। मैंने पूरे 6 के 6 आपको बताया, क्रम से यहाँ पर 6 के 6 के से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जिसमें सबसे पहला परसेप्शन है, ठीक, जिसमें सबसे पहला परसेप्शन है। परसेप्शन मुख्य रूप से बना कैसे है, प्रतिधन अक्ष से, प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब होता है आंख, जो आंखों के सामने हो उसी को ही हम प्रमाण मानेंगे। यहाँ आंख का विस्तारित रूप दिया है, आंख से संबंधित केवल आंख नहीं है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा आदि सभी इंद्रियां हैं। कुल मिला के जैसा कि सविता सिंह जी ने और सोनाली ने बताया कि इंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी भी चीज को समझते हैं, और इंद्रियां भी कौन सी, ज्ञानेंद्रियां, सॉरी जी ज्ञानेंद्रिया नहीं, कर्मेंद्रियां होंगी ना, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये कर्मेंद्रियां होती हैं। ठीक, कर्मेंद्रियां होती, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया है, आंख, कान, नाक, त्वचा। ठीक है, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी इंद्रियां जो, इनके माध्यम से किसी भी वस्तु का जब हम ज्ञान होता है, किसी वस्तु को हम छूते हैं, तो छूने के बाद जो उसका ज्ञान होता है हमें, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे इंद्रियों के संयोग होने के बाद जो उसका ज्ञान हमें होता है, उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और यह प्रमाण जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्या माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक, सबसे श्रेष्ठ माना गया है ये वाला प्रमाण। अब क्यों माना गया, इसमें कहा गया है कि ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, किसी के कहे हुए, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता है। भाई कोई कह रहा है हाँ, तो मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे मतलब किसी के कहने के द्वारा ही केवल नहीं संतुष्ट होते, जब तक हम उसको सही तरीके से आंख, कान, नाक, त्वचा, इन सब चीजों से स्पर्श करके उसको समझ ना ले। ठीक है, समझ में आ रहा जैसे है। सर बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, सर ये कर्मेंद्रियां नहीं होगी, ज्ञानेंद्रियां होगी ना, आंख, नाक, कान, त्वचा। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया कौन होंगी, ज्ञानेंद्रिया कौन होगी, जिसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन में बात करी थी ना, सांख्य दर्शन में। हाँ, लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां के अंतर्गत आएगी ना, हमारे आंख, नाक, कान, जिससे हम नॉलेज प्राप्त कर्मेंद्रिया करते क्या हैं। होगी तो फिर। कर्मेंद्रिय जिससे हम वर्क करते हैं, हाँ, तो आपने वह किससे 5 कर रहे बताया हो। था। कर्मेंद्रिय में हाथ पैर आते हैं ना, हाथ पैर जो होते हैं वो कर्मेंद्रियों में आएंगे। हाँ, ये तो ज्ञानेंद्रियों में आएंगे सर, ये ज्ञानेंद्रियां होगी। हाँ, ज्ञानेंद्रिया होगी। ठीक, 5 sense organ। ज्ञानेंद्रिया होंगी। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया होंगी। जी। ठीक, तो अब और ये इसके आगे वैलिड नॉलेज भी होता है। कैसा, वैलिड, वैध, वैध और अवैध में 2 भागों में बांटे थे ना सर, प्रमा और हाँ अप्रमा जिसको हम बोल रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, वो वैलिड और इनवैलिड नॉलेज। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको आगे। हाँ, तो इतनी चीजें हो गई हैं, यहाँ पर ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया हो जाएंगी। क्लियर है। अब यहाँ पे जब इतनी चीजें हो गई, अब याद रखिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं माना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने यही आएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान, यही लिखकर आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान
ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता है, कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता होता है। ठीक है, तो ये आपको लाइन मिलेगी। तो इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है अव्यभिचारी। क्या बोला गया है? अव्यभिचारी। ठीक, इसी को कहा गया है क्या? अव्यभिचारी कहा गया है। तो ये इसीलिए मैंने इसको लिखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता, शब्दों द्वारा, ठीक, शब्दों द्वारा नहीं होता है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? अव्यभिचारी कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस था इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कहे हुए शब्द द्वारा नहीं होता, चलो ठीक है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान को, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान को अव्यभिचारी कहते हैं। ठीक है, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होना। अब इसको देखो, एक तो डेफिनेशन ये होगी, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी? आप बता सकते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु जैसी दिखाई देती है उसको वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है, उसको अव्यभिचारी बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है वह, ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान वैसा ही होना। ठीक है, ये होता है। तो ये दो डेफिनेशन है, एग्जाम में जिस तरीके से भी आपको पूछ ले, आपको ये डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ जी सर। ना, और लोग बताओ, इतनी चीजें क्लियर है आप सभी को? जी सर। सर ये अव्यभिचारी को ही इनकम्प्लीट नॉलेज बोलते हैं क्या? हाँ, कि वो अलग ही अलग? वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी अच्छा। चीजें अगर हम समझ लें तो इसके थोड़े से और देखते हैं कि इसके महत्व। अब हम देखते हैं कि न्याय फिलॉसफी में इसका स्थान क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण का। इन्होंने बोला है कि इसे न केवल न्याय बल्कि अन्य सभी आस्तिक और नास्तिक, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स दोनों लोग स्वीकार करते हैं। मतलब कि बौद्ध दर्शन भी इसको मानता है और जैन दर्शन भी इसको मानता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन भी मानता है, जैन हाँ दर्शन सर। मानता है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं, चारवाक तो मानता ही चार मानता है। चारवाक तो कहता है यही सबसे अच्छा प्रमाण, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हाँ वो तो भौतिकवादी दर्शन है। जब भौतिकवादी दर्शन है तो जो हाँ भौतिकवादी होगा वो प्रत्यक्ष को ही, परसेप्शन को ही एकदम एग्जैक्ट मानेगा। अब इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है, शाब्दिक अर्थ भी इसका समझ में आ गया। अब इसके व्यापक अर्थ में भी जाते हैं तो व्यापक अर्थ में भी जैसे आ जाएगी इंद्रियों में कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब हो गया आपका। क्लियर? इतने सब यहाँ पूरा का पूरा बताओ आप लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? किसी पॉइंट, किसी को डाउट है? जी सर। अब बात आती है कि नहीं सर, गौतम क्लियर ऋषि है। के द्वारा परिभाषा क्या दी गई थी। इन्होंने बोला था कि इंद्रिय इंद्रिय और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है वस्तु, कि इंद्रिय और वस्तु के समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित ना हो, जो भ्रामक ना हो तथा जो अनिश्चित ना हो, वह प्रत्यक्ष है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग गौतम ऋषि के द्वारा? गौतम महर्षि के द्वारा क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला है कि इंद्रिय, लिखेंगे, लिख दे। हाँ सर, लिख रहे हैं। हाँ, लिखिए, इंद्रिय और, ठीक, लिखेंगे इंद्रिय और अर्थ। यहाँ पे अर्थ का मतलब है वस्तु। ठीक है, इंद्रिय और वस्तु के समीपता। ठीक है, इंद्रिय और वस्तु के समीपता से
उत्पन्न, ठीक है, समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान, समीपता से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो, ठीक है, ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित ना हो, जो भाषा पर आधारित ना हो, ठीक है, जो भाषा पर आधारित ना हो, ठीक है, पहला पॉइंट जो भाषा पर आधारित ना हो, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है जो भ्रामक ना हो, कॉमा करके, जो भ्रामक ना हो, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, जो भ्रामक ना हो। और तीसरा, तीसरा बोला इन्होंने तथा जो अनिश्चित ना हो, लिखेंगे तथा जो अनिश्चित ना हो, ठीक है, जो अनिश्चित ना हो वह क्या है, वह प्रत्यक्ष है, वह प्रत्यक्ष है, ठीक है, वह प्रत्यक्ष है। तो इतनी चीजें इन्होंने बताई है इसके अनुसार। इसलिए सब लोग लिख लिया सब लोगों ने? जी सर। जी सर। हाँ, अब देखिए, अब एक एक पॉइंट को पकड़ के हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला है कि पहला पॉइंट ये बोला है, अर्थ, इंद्रिय और अर्थ के समीपता से उत्पन्न ज्ञान, ठीक। अब इन्होंने पहले पॉइंट में इनकी एक एक परिभाषा को इन्होंने सब कुछ समझाया है। इन्होंने बोला है यहाँ पर वात्स्यायन की अगर हम किताब पढ़ते हैं, उनकी रचना पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी अपने में बताया है, उन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष में इंद्रिय और वस्तु की समीपता तो आवश्यक है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान ही उत्पन्न से सही ज्ञान होता है। मतलब कि वस्तु का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से, मतलब इन्होंने एक क्रम बताया है पहले पॉइंट में ना। पहला पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में देखिए ये क्रम बताते हैं, वस्तु का इंद्रिय से, वस्तु का इंद्रिय कौन से, जो आपने बोला ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, वस्तु का इंद्रिय से होता है, ठीक है, ये पॉइंट बोला। इन्होंने कहा वस्तु का इंद्रिय से, फिर इंद्रिय का मन से, किसका, फिर इंद्रिय का मन से, ठीक है, ये बना। अब मन का किससे आएगा, मन का आत्मा से, मन का आत्मा से, ये समीपता का अर्थ है। मतलब कि इन दोनों का संबंध जो है यहाँ पर ये बताया कैसे एक दूसरे से समीप होते हैं और कैसे उत्पन्न होता है ज्ञान। तो इन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु है, वस्तुओं का ज्ञान हमें इंद्रियों से होगा, और इंद्रिय का ज्ञान हमें किससे होगा, मन मस्तिष्क हम लोग का बताता है ना कि हमें क्या चीज अच्छी, क्या चीज बुरी है, किसकी स्मेल आ रही, किसकी स्मेल नहीं आ रही, किसी भी छूने पे हमें कैसा फील हो रहा है। तो ये इंद्रियों का ज्ञान हमें कैसे, इंद्रियों का मन से ज्ञान होगा, और मन का ज्ञान जो क्या होगा, वो आत्मा से होगा। क्लियर? तो ये क्रम बना है। आप कह सकते हैं कैसे, आप ऐसे बना सकते हैं कि वस्तु, ठीक, वस्तु के बाद आपका सॉरी वस्तु से इंद्रिय आएगा, इंद्रिय से मन आएगा, और मन से आत्मा आएगा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अब दिख रहा है ना? दिख रहा है अब ना?
तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको सीधे जी क्वेश्चन सर। यही तो पूछेगा आपसे कि बताइए इसका क्रम क्या होगा। तो या तो नीचे से पूछ लेगा या तो ऊपर से पूछ लेगा। सबसे पहले वस्तु होगी, वस्तुओं का ज्ञान करना है, किससे होगा, इंद्रिय से होगा। जब इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को पता चलेगा तो ज्ञानेंद्रियां कहाँ पहुंचाएंगी, मन के पास बात पहुंचाएंगी। जब मन के पास बात पहुंचे तो मन किसके पास बात पहुंचेगा, आत्मा के पास। मन आत्मा के पास जो है मन अपनी बातों को पहुंचाएगा। तो ये क्रम है, पहला क्रम, ये गौतम ऋषि ने बताया था। ठीक है, पहले पॉइंट में क्लियर है इनकी डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन को ही समझा रहे हैं अभी। क्लियर ये पॉइंट कैसे होगा, जी सर। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट में लोग जाते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में आपका आता है, इन्होंने दूसरे भाग में बोला है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो भाषा पर आधारित ना हो, जो भ्रामक नहीं है और जो अनिश्चित नहीं है। मतलब कि सेकेंड पॉइंट आपका यहां से शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका यहां से शुरू होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट आपका ये है और पहला पॉइंट आपका ये ऊपर वाला था आपका। ठीक, पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट में, अब दूसरे पॉइंट की भी डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा है आपका कि कह रहा है कि भाषा पर जो आधारित ना हो, जो भ्रामक ना हो, जो अनिश्चित ना हो, वही प्रत्यक्ष है। अब इन्होंने देखिए भाषा पर आधारित अनाधारित की बात क्या होती है, इन्होंने इसका अर्थ बताया है कि प्रत्यक्ष को भाषा से, जैसे अभी एक स्लोगन बोला था सविता जी ने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार इसमें कह रहे हैं कि जी भाषा से कोई सरोकार नहीं है। जैसे सामने आपके पास, सामने जो है आपके पुस्तक रखी, किताब रखी, किताब को देखकर हमने जान लिया ना कि यह क्या है, पुस्तक है। हमारे सामने बस जा रही तो हमने हाँ। जान लिया ना कि ये बस जा रही। तो इसको क्या पुस्तक बोलेगी तभी हम समझ पाएंगे क्या, क्या उसकी भाषा के आधार पर ही हम उसको समझ जी पाएंगे, नहीं। तो इन्होंने बोला जो भाषा पर आधारित ना हो। क्लियर ये पॉइंट, पहला पॉइंट, जो भाषा पर आधारित ना हो। ठीक, भाषा वाला समझ गए। फिर दूसरा क्या होता है, भ्रामक। अब भाषा वाली बातें समझ गए, पहले बताओ आप लोग। जी सर। ठीक, अब जी बात सर। आती है कि जो 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 भ्रामक ना हो या जो निश्चित ना हो। तो जो सबसे पहले जो भ्रामक ना हो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। भ्रामक का मतलब होता है कि जो प्रत्यक्ष निश्चितता हो, जिसके सामने निश्चितता और अनिश्चितता हो ही ना। ठीक है, जिसमें निश्चितता, जैसे दूर से दिखने वाली वस्तु या कोई भी चीज, कि दूर से दिखने वाली कोई भी चीज यदि हमें संदेह है तो वह ज्ञान कैसा होगा, बताओ। भ्रम में रहेंगे ना हम लोग कि सही है कि गलत है। दूर से हम देख रहे हैं कि हाँ वो हो सकता है कि वो वही, पीछे आपके आगे कोई व्यक्ति चल रहा हो, आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब 100% नहीं श्योरिटी भी। नहीं होती है। लेकिन भ्रामक में यही, तो ये कहते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा अन्य कुछ वह प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जैसे दूर से आते अपने मित्र को देखकर यदि हम संदेह मारे या हमारा मित्र है या नहीं है, तो इसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे। इसे ही गौतम ऋषि ने क्या बोला है, भ्रम। ठीक, हाँ, इसे ही इन्होंने बोला कि जिस पर संदेह ना हो, जो भ्रामक ना हो, 100% जिसको हम कह सके, जो भ्रम रहित होता है, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर निश्चित अनिश्चित वाली बात होती, जो अनिश्चित ना हो अर्थात जो निश्चित हो। निश्चित ज्ञान कैसे होता है, तो इन्होंने बोला कि वैसे तो भ्रम, इन्होंने बोला कि जैसे रस्सी को सांप समझना, ये आपका क्या कहलाता है, भ्रम कहलाता है। लेकिन रस्सी को सांप ना समझना, ये आपका क्या है, वस्तुओं के संबंध को हम अगर अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई ये रस्सी है, सांप वाप नहीं है कोई, तो आपका निश्चित ज्ञान होगा ना, वो 100% श्योरिटी होगी। तो यही इसीलिए इसको बोला गया है कि जहां पर चीजें निश्चित हो, मतलब ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। क्लियर। अब रस्सी है, रस्सी को रस्सी बोलना पड़ेगा क्या, नहीं बोलना पड़ेगा। उसमें रस्सी में सांप का अगर हम मान लेंगे तो हमारा भ्रम हो जाएगा। तो रस्सी को बिल्कुल सेम रस्सी जैसा ही मानना, ये भी भ्रम से दूर है आपका, भाषा भी नहीं बताएगी और निश्चित भी है। तो यही एक प्रमाण लेकर आप लोग चल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं। क्लियर है, हेलो। जी सर क्लियर क्लियर है। है। अब जी सर। इसकी एक डेफिनेशन और लिख लो, और अच्छे से आ गई है।
अब इसकी एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन्होंने बोला है कि अव्यभिचारी, जैसे अव्यभिचारी जो होता है, इन्होंने बताया कि जब हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें, क्या करें? जब हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें तो उसे व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है? किसको 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 प्रमाण किसको प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष को जब हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हम प्रत्यक्ष को जब हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका अव्यभिचारी कहलाता है। ये आपका, तो आपको 3 डेफिनेशन पता चल गई इसकी। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता है तो उसे भी अव्यभिचारी बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान वैसा ही हो जाना, ये अव्यभिचारी है। अब वही तीसरे पॉइंट में तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष को जब हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही हम अव्यभिचारी बोलते हैं। यहाँ पर तो अव्यभिचारी की 3 परिभाषाएं आपके सामने है। क्लियर है यहाँ पर? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर किसी कोई डाउट हो तो आप पूछो, आप लोग प्रत्यक्ष वाले में बोलो। कहाँ गए सब लोग? नहीं सर, है यही है सर, यहीं पे है सर। किसी कोई समस्या नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। और अब बात आती है कि प्रत्यक्ष, जब इतनी चीजें समझ में आ गई तो प्रत्यक्ष के कुछ ना कुछ प्रकार भी होंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं किसी को पता है? प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकार? हाँ सर, बताओ। इस प्रकार ही क्वेश्चन में पूछते हैं। इसको तो सबसे पहले 2 भागों में बांटे हैं, जिसको हम कहते हैं सविकल्प और निर्विकल्प वाले 2 भागों में बांटे हैं। प्रत्यक्ष को गौतम बुद्ध ने ही बताया है कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, बुद्ध बताया निर्कल्प और सविकल्प। और इसके पहले अगर हम सेंस को देखें, जो हमारे जिससे हमको प्राप्त हो रहा नॉलेज, डायरेक्ट सेंस को, इसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं, एक्सटर्नल सेंस और इंटरनल, जिसमें से वो 6 सेंस वाला आप बता रहे हो, मन वाला। हाँ। कि आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। हाँ। होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं, बट 6 सेंस बोल रहा है कि बारिश होगा। हाँ। और ये जो एक्सटर्नल वाला है उसमें हम ज्ञानेंद्रियों को रख दिए, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां थी, आँख, नाक, कान और त्वचा वाला। ठीक है। तो यहाँ और भी इसको भागों में बांटा गया है, ऑर्डिनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनल। वही चीज है सर, उसी चीज को 2-3 बार मतलब मैंने लिखा है, ऑर्डिनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनल। फिर टाइप इसको अलौकिक, अलौकिक, साधारण, असाधारण। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है सर, घूम घूम के गोल में वही घूम जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 भागों में डिवाइड होते हैं, जैसा कि आपने बताया। कितने भागों में? 2 डिवाइड में बटेंगे। अब 2 डिवाइड उसके कौन कौन से हैं आपके बताओ? आपने बताया ना, एक प्रत्यक्ष होता है और सॉरी एक जो है लौकिक होता है और एक अलौकिक होता है, जैसा कि आपने अभी बताया। उसको ऐसे भाषा में यूज कर सकते हैं ना? ठीक है, जब ऐसे भाषा में यूज करेंगे तो उसके द्वारा और क्या चीजें आएंगी इसके अंतर्गत? लौकिक को ही फिर 2 भागों में बांटा है। हाँ। एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, लौकिक और अलौकिक। सबसे पहले इसका वर्गीकरण जो करेंगे, लौकिक और अलौकिक में करेंगे हम लोग इसको सबसे पहले। हाँ। इसका हम इंग्लिश वाला देख रहे हैं ना, इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा वो हमारे लिए। ऑर्डिनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनल। हाँ, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन।
ठीक, परसेप्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, वर्गीकरण और सॉरी लौकिक और अलौकिक आएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, चलो ग्राफ बना लो मेरे साथ सब लोग, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले लौकिक हो जाएगा, ठीक, लौकिक हो जाएगा। फिर दूसरे में अलौकिक हो जाएगा, लौकिक और अलौकिक हो जाएगा। अब लौकिक को ऑर्डिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी हो जाता है। और अलौकिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने परसेप्शन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। परसेप्शन मुख्य रूप से दो भागों में, एक ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाता है। ऑर्डिनरी के टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल हो, एक एक्सटर्नल होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरनल, ये आंतरिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आंतरिक बोलते हैं। आंतरिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, आंतरिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल से हाँ, इंटरनल। इधर लिखते हैं इंटरनल। इंटरनल होता है, इसको कहीं कहीं आपको हिंदी में मानस पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है कहीं कहीं, मानस। ठीक है, मानस कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर बात आती है ये अलौकिक की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कितने भागों में डिवाइड होता है, अब आप बताओ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होगा, पहला पहला जो आपका डिवाइडेशन होगा उसको सामान्य लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण होता है। ठीक है, जिसको सामान्य लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेप्शन ऑफ क्लास, वो सॉरी, सामान्य लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य ये लक्षण को हम इसी को बोलेंगे इंडक्टिव बोलते हैं परसेप्शन सर, ऑफ क्लासेस। इंडक्टिव वाले। क्या बोलेंगे, परसेप्शन ऑफ क्लासेस। परसेप्शन ऑफ क्लासेस बोलते हैं ना। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष चीज को बोलते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, परसेप्शन ऑफ क्लासेस या क्लासेस बोल सकते हैं इसको। फिर दूसरा आपका क्या आएगा, दूसरे में हम लोग बोलते हैं ज्ञान लक्षण। ठीक है, दूसरे में क्या होता है आपका, ज्ञान लक्षण होता है। ठीक है, ज्ञान लक्षण। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा अंतर है, यह ध्यान रखिएगा। ज्ञान को नॉलेज नहीं लिखेंगे, ज्ञान लक्षण को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है यहां पर ये दोनों पॉइंट। फिर तीसरा वो होता है, तीसरे को योगज बोलते हैं। ठीक है, तीसरे को क्या बोलते हैं, योगज बोलते हैं हम। अब योगज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको भी देख लीजिए। योगज को हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव परसेप्शन। इंट्यूटिव परसेप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये डिवाइडेशन आपको समझ में आया, बताओ। ठीक है, अब ये हो गया। तो ये आपके पूरे के पूरे हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन एक कहीं ना कहीं आप लोग को और भी चीजें आपको जब मिलेंगी ना, तो प्रत्यक्ष के ऐसे ये डिवाइडेशन हो गया। लेकिन एक जगह जो है लौकिक प्रत्यक्ष को, ऑर्डिनरी को एक और तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। एक और तरीके से क्या डिवाइडेशन किया ये भी जान लो। ये दूसरी तरीके लिखेंगे, दूसरी तरह से। ठीक है,
दूसरी तरह से इनके प्रकार के बारे में जब जानेंगे तो दूसरी तरह को, जैसा भी आपने बोला ना, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिविज्ञान होता है, तीन होता है इनमें। इन्होंने कौन कौन सा बोला है? सबसे पहले नंबर पे एक, इसने दूसरी तरह से तीन बताए यहाँ पे, एक, दो और तीन। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है आपका? निर्विकल्प। हेलो बोलिए। सर। सर ये लौकिक में दूसरा पॉइंट क्या बताया है? ये है आंतरिक, जिसको इंटरनल बोलते हैं। ये आंतरिक को कभी कभी मानस हिंदी में पढ़ने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं लौकिक ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी को निर्विकल्पक बोलते हैं, फिर सविकल्पक बोलते हैं। निर्विकल्पक, सविकल्पक होता है, और प्रतिविज्ञा, प्रतिविज्ञा होते हैं ना, प्रतिविज्ञा। ठीक, अब इसको बोलते क्या है इंग्लिश में, ये भी जान लेते हैं। निर्विकल्पक को हम लोग बोलते हैं क्या? इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट। ठीक, इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। फिर फिर क्या, सविकल्पक को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट बोलते हैं। फिर प्रतिविज्ञा को क्या, प्रतिविज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक, रिकॉग्निशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके डिवाइडेशन हो गए। ये डिवाइडेशन समझ में आया सभी को? बताओ। जी सर। जी ठीक है, सर। क्लियर है? अब यहाँ पर जितने भी डिवाइडेशन है, आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर है सबको? बताओ। यहाँ पे अब जितने भी हैं, अब यहाँ पे डिवाइडेशन हमने कर लिया है। अब डिवाइडेशन करने के बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लेकिन यहाँ पर बाह्य जो प्रत्यक्षण होता है, बाह्य वाले में मुख्य रूप से ये, इसमें कितनी इंद्रियां होती हैं बाह्य इंद्रियों में? 5। बाह्य 5 इंद्रियां, सर। हाँ लिखेंगे, बाह्य इंद्रियां। बाह्य इंद्रियां कितनी होंगी? तो टोटल होंगी 5। 5 कौन कौन सी होंगी? नाम लिख लो उसके। सबसे पहले क्या होता है आपका आँख, 5 में? नाक, हाँ, आँख, जैसे आप बोले आंख, दूसरे नाक, में कान, तीसरे में कान, नाक हो जाएगा, फिर चौथे में बताओ? स्पर्श और टंग, जीभ, जीभ, और आपने त्वचा। त्वचा। ठीक है, ये हो गए, ये आपके 5 बाह्य इंद्रियां हो गई। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें ना? ठीक सर है, यही से क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो सेंस ऑब्जेक्ट है, ये तो हम लोग जो लिखे वो सेंस ऑर्गन है, और इसी के डैश करके मैंने लिखा है सेंस ऑब्जेक्ट। जैसे आँख का विजुअल होना, मतलब देखना, नोज का ऑल्फैक्टरी, ये वाला क्वेश्चन आया था। हाँ नोज, आईज का ऑडिटरी, और स्किन का टैक्टाइल, और टंग का है टेस्ट करना। तो हाँ वो बिल्कुल सेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर से भी क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने वर्गीकरण यहाँ पर हम लोगों ने आज देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वन बाय वन लेके। सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले सबसे लौकिक क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। उससे डीप से रिलेटेड लेके चलेंगे। ऑर्डिनरी को बताने के बाद फिर हम बताएंगे एक्सटर्नल में क्या चीजें आएंगी आपकी, इंटरनल में क्या चीजें आएंगी। अब आंख से है, आंख से किसी भी चीज को देखना, जैसे आपके सामने किताब
किताब रखी तो है, यहाँ किसी को बोलने की जरूरत थोड़ी, ये तो स्वयं ही प्रमाण है जो आंख से दिखाई दे। अब श्रवण सुनने वाले, श्रवण प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे आंखें बंद रहने पर भी घंटी की आवाज सुनाई देती, मतलब कि श्रवण का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि आपको आंख से दिखाई दे, कान से सुनाई दे, ये जरूरी है। तो जैसे घंटी की आवाज होती है या घड़ी का घंटे का बेल जब बजता है तो वहां पर हम देखने थोड़ी जा रहे अपनी आंखों से, वो तो कान से हमें सुनाई दे रहा है। ठीक, अब जैसे आंख कान दोनों चीजें बंद हो, जो डीप एंड डम दोनों हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी स्पर्श। चीज को स्पर्श करके देखता है ना, आगे ऐसे ऐसे करता है थोड़ा सा, तो वो किसी भी चीज को स्पर्श करके उसके छूने के स्पर्श से ही हुआ उसको ज्ञान हो जाता है, ये हो जाता है। फिर इसके क्या होता है, इस रस ज्ञान होता है, ये स्वाद ज्ञान होता है। किसी को जैसे ना तो आंख है ना तो कान है, फिर उसको खिलाकर उससे पूछा जाता है। जैसे आपने देखा कुकिंग में आंख पर पट्टी बांध के पूछा था बताओ ये क्या चीज है, तो या तो वो सूंघ कर बताता है या तो वो खाकर बताता है। तो ऐसे इंद्रियों का प्रयोग करके प्रत्यक्ष ज्ञान की बात बताई गई है उसमें। क्लियर, तो इसको सब डिवाइडेशन कल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। निर्विकल्पक क्या होता है, सविकल्पक क्या होता है, प्रतिभिज्ञा क्या होती है, तो ये सब हिंदी और ये याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब लेकर आए, क्योंकि अब मेन पार्ट्स इसके शुरू हो गए हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जितनी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी इंग्लिश बताने का प्रयास करेंगे हर एक वर्ड का। क्लियर है? जी ठीक, चलिए हाँ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय ज्यादा हो गया और आज थोड़ा लेट भी हो गए थे हम सब लोग। कल लेकिन 6 बजे एकदम कंफर्म रहेगा ना। जी सर। और पेन टैब ले लिया है जी सर। टैबलेट, उससे जो है क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो क्वेश्चन पेपर में लिखने में बड़ी आसानी होगी अब उससे ना, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जी जाएगी, लेकिन हो जाएगा, अब आदत तो बनी गई है। जी ओके सर। सर। थैंक यू सर। सर चलिए, कितने में लिए हैं? ये आपका 6000 पूरा पड़ा है, 6000 का है। ओके सर, तो बड़ा वाला है ना? हाँ बड़ा वाला है, A4 साइज का है, उसमें लिखने का A4 साइज जितनी जगह रहती है उतना पूरा इसमें रहेगा जगह। ओके सर। चलिए, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे, जय हिंद सभी को।